नमस्कार साथियों, मैं आप सबका एक बार फिर से आर के एजुकेशन ऑनलाइन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारा यूनिट चल रहा है सॉलिड स्टेट, यानी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने 4 पार्ट पूरे कर लिए हैं, यानी आज 5वां लेक्चर है। और चौथे लेक्चर में हमने ठोसों में निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन सॉलिड हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने वन डायमेंशनल यानी एक विमीय पढ़ लिया था। एक विमीय क्या होता है थोड़ा ध्यान देना, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण, यानी जैसे ये अवयवी कण है जो केवल एक ही एक्सिस में होते हैं, यानी एक ही रेखा में होते हैं, और जिनके केंद्र, इन पार्टिकल्स के केंद्र होते हैं जो एक होते हैं। इनका केंद्र भी यही होगा, एक ही रेखा में होता है, उन्हें बोलते हैं वन डायमेंशनल। और ध्यान देना, इनमें एक अवयवी कण होता है जो अन्य दो अवयवी कणों से जुड़ा रहता है, यानी स्पर्श करता है। ये पार्टिकल्स है, इससे भी स्पर्श करता है और इससे भी स्पर्श करता है। तो जितने से स्पर्श करता है वह उसकी क्या कहलाती है? संयोजन संख्या। तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी ठोस में एक अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों से स्पर्श में रहता है। यानी दूसरी लैंग्वेज में बोली जाए, यानी अर्थात प्रत्येक अवयवी कण जितने कणों को स्पर्श करता है वह उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे ये है एक विमीय में अवयवी कणों का अवयवी कण व्यवस्थित है एक विमीय में, जिसमें एक पार्टिकल्स अन्य कितनों के साथ स्पर्श कर रहा है? दो के साथ। तो एक विमीय में उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? उपसहसंयोजक संख्या हो जाएगी 2। और ये छोटी सी डेफिनेशन है, याद रखनी है आपको, उपसहसंयोजक संख्या। हमने एक विमीय में निबिड़ संकुलन पढ़ लिया था, अब पढ़ रहे हैं द्विविमीय में निबिड़ संकुलन। क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं निबिड़ संकुलन को। ये होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन, एक होते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। जिसमें से हम इसका पहला प्रकार पढ़ रहे हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। क्या होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन? ध्यान देना, पहले तो उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए द्विविमीय क्या होता है, यानी द्विविमीय में अवयवी कणों का कैसे रहेंगे अवयवी कण। ध्यान देना, जिसमें मैं पहले बताता हूं एक विमीय के लिए। ये है एक विमीय में, और इनके लिए एक्सिस है, मैं मान लेता हूं ये कोई x है या y है या z है कोई। अगर ध्यान देना, ये तो हो गया एक विमीय जिसमें अवयवी कण क्षैतिज में जिनका केंद्र एक ही एक्सिस में होता है। अगर पहली पंक्ति के समान दूसरी पंक्ति को नीचे बढ़ाया जाए, यानी क्षैतिज में, इसी के साथ साथ अवयवी कणों को, और इसको मैं मान लूं ये y एक्सिस। ध्यान देना, जिनमें
क्षैतिज क्षैतिज बोलते हैं इन रेखा को, और ऊर्ध्वाधर एक ही केंद्र हो दोनों का। क्षैतिज से देखा जाए तो केंद्र यह है और ऊर्ध्वाधर से देखा जाए तो केंद्र यह है। तो ये किस प्रकार की हो जाएगी? वर्गीय। यानी अभी चेक करते हैं वर्गीय कैसे। अब चेक करते हैं इसकी उपसहसंयोजक संख्या, जिसमें से मैंने एक कण ये लिया। अब ये कण कितने अन्य कणों के स्पर्श में है चेक करो आप। ये कण है एक तो यहां से और एक यहां से और एक यहां से और एक यहां से, यानी एक अवयवी कण कितने से स्पर्श है? 4 से। और जहां से ये स्पर्श है उन चारों के केंद्र को मैं मिला दूं, उन चारों के केंद्रों को मैं मिला दूं। ये है चारों के केंद्र। अगर मैं उनको मिला दूं तो किसका निर्माण होगा? एक वर्ग का। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्गीय निबिड़ संकुलन। यानी चारों के केंद्र में मिला रहा हूं, तो किसका निर्माण हो गया? एक वर्ग का। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? निबिड़, वर्गीय निबिड़ संकुलन। एक अवयवी कण अन्य 4 अवयवी कणों से स्पर्श होता है, इसीलिए इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 4। तो पहला पॉइंट लिखना है वर्गीय में, इनकी उप सहसंयोजन संख्या तो इनकी उप सहसंयोजक संख्या 4 होती है। 4 यहां से हमें पता चल रहा 4, यानी अर्थात एक अवयवी कण अन्य 4 अवयवी कणों से कणों के स्पर्श में रहता है। दूसरा पॉइंट, इनमें दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के समान बढ़ाया जाता है। अतः इनके केंद्र क्षैतिज यानी ये व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर एक ही रूप में होते हैं। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कण एक अवयवी कण अन्य 4 से जुड़ा होता है, और एक पंक्ति के समान दूसरी पंक्ति को, दूसरी के समान तीसरी पंक्ति को जमाने पर, अब ध्यान देना, इस पंक्ति का प्रकार मैं मान लूं A। अब ध्यान देना, इसका केंद्र और इसका केंद्र क्या है? एक ही है, यानी ये भी किस प्रकार की हो जाएगी? A, और ये भी किस प्रकार की हो जाएगी? A। तो तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें अवयवी कणों का पैटर्न ए प्रकार, इसी प्रकार आगे होता है, ए प्रकार का होता है। यानी अवयवी कणों का पैटर्न किस प्रकार का होता है? ए प्रकार का, यानी इसका केंद्र भी यही है और इसका केंद्र भी इसी रेखा पे है और इसका केंद्र भी इसी रेखा पे है। तो अब पैटर्न किस प्रकार हो जाएगा? ए प्रकार का। तो अब हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वो द्विविमीय का दूसरा प्रकार, पहला हमने पढ़ लिया था वर्गीय और दूसरा पढ़ रहे हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन।
तो इनकी संरचना कैसी होती है, इधर ध्यान देना। ध्यान देना, पहली पंक्ति के, ये है पहली पंक्ति, अगर इनको देखा जाए तो ये एक विमीय के लिए, किसके लिए है, एक विमीय के लिए। पहली पंक्ति के जस्ट नीचे दूसरी पंक्ति इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि पहली पंक्ति में जो अवनमन यानी जो रिक्त स्थान है वहां कौन सी पंक्ति स्टार्ट हो जाती है, दूसरी पंक्ति, और तीसरी पंक्ति स्टार्ट होती है जहां दूसरी पंक्ति का क्या हो, अवनमन हो। तो दूसरी पंक्ति वहां से स्टार्ट होगी जहां अवनमन हो यानी ये रिक्त स्थान हो वहां पे। और तीसरी पंक्ति यानी इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि पहली पंक्ति में जो अवनमन होते हैं यानी रिक्त स्थान होते हैं वहां दूसरी पंक्ति स्टार्ट होती है उनको स्पर्श करती हुई, और जहां दूसरी पंक्ति के अवनमन होते हैं वहां होती है तीसरी पंक्ति स्टार्ट। इनमें एक अवयवी कण अन्य 6 अवयवी कणों को स्पर्श करते हैं, यानी ये अवयवी कण है जो कितने से स्पर्श है, इधर ध्यान देना। यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2, यहां 3, 4, 5 और यहां थोड़ा सा सही कर लेना, यानी 6। अब जहां से ये 6 अवयवी कणों को स्पर्श कर रही है, अगर उन अवयवी कणों के केंद्र को मिला दिया जाए, यानी कहां से स्पर्श कर रही है, यहां से इनका केंद्र, इनका केंद्र, सॉरी इनका केंद्र, इनका केंद्र, इनका, इनका और इनका, तो एक षटकोणीय संरचना बनेगी। किस प्रकार की संरचना बनेगी, षटकोणीय, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। यानी इस प्रकार की संरचना में पहली परत के नीचे दूसरी परत, जहां पहली परत के क्या होते हैं, अवनमन होते हैं, वहां से स्टार्ट, और दूसरी परत के अवनमनों में से कौन सी परत स्टार्ट होती है, तीसरी परत, और एक अवयवी कण अन्य कितने से घिरा रहता है, 6 से स्पर्श रहता है, तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट, इनकी उप सहसंयोजन, इनकी उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है, 6 होती है, अर्थात एक अवयवी कण, एक अवयवी कण अन्य 6 कणों से या अन्य 6 कणों को स्पर्श करता है, यानी एक अवयवी कण है कितने कणों को स्पर्श करता है, 6 को, यानी इनकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 6। दूसरा पॉइंट, इनमें दूसरी परत पहली, सॉरी इसमें आएगा, यहां दूसरी पंक्ति आएगा, परत 3D में लेंगे, इनमें दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के अवनमनों को स्पर्श करते
करते हुए बनती है तथा आगे की पंक्ति इसी प्रकार बनती है। यानी दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के अवनमनों को स्पर्श करते हुए स्टार्ट होती है। अवनमन यानी ये रिक्त स्थान यहाँ से स्पर्श करती है और आगे की पंक्तियां ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के अवनमनों को स्पर्श करती है, तो तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति के अवनमनों को स्पर्श करते हुए बनती है। इनमें ध्यान देना, इनमें स्पर्श करने वाले गोलों के या विभिकणों, गोला मान सकते हैं विभिकण को, इनमें स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को आपस में मिला देने पर एक षटकोणीय संरचना का निर्माण होता है। यानी इन पार्टिकल को ये कितने पार्टिकल स्पर्श कर रहे हैं और जब इनके केंद्र को हम मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, एक षटकोणीय संरचना का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये होती है षटकोणीय रिपीट सर्कुलर संरचना, जिसमें ध्यान रखना उपसंयोजक संख्या 6 यानी एक अभिविकर्ण जितने से स्पर्श करता है। इनमें दूसरी पंक्ति इस प्रकार शुरुआत होती है कि जिनके अवनमनों को स्पर्श करते हुए आगे की पंक्तियां ठीक इसी प्रकार चलती रहती है और जब स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है, षटकोणीय का। इसीलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। तो इसमें एक चीज है भी इंपॉर्टेंट है, यानी पैटर्न। इसमें अभिविकरणों का पैटर्न किस प्रकार से होता है। अगर आप इसको पंक्ति ए मान रहे हो, ये वापस ए कब होती, जब इसका केंद्र और नीचे वाले का केंद्र क्या होता, एक होता, तब आप उसे वापस ए मान सकते हैं। लेकिन ये किस प्रकार की, वापस बी प्रकार की और वापस ये ए प्रकार की। अब ये कैसे मान लिया डायरेक्ट ए बी, तो ध्यान देना, इस ए का केंद्र और वापस किसके केंद्र से मिल रहा है, वापस तीसरी पंक्ति के केंद्र से मिल रहा है। यानी इनकी ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा में इनका केंद्र क्या है, एक है। तो वापस ये किस प्रकार की पंक्ति हो जाएगी, ए, फिर वापस होगी बी और फिर वापस होगी ए। तो इनमें अभिविकरणों का पैटर्न किस प्रकार पाया जाता है, ए बी पैटर्न। किस प्रकार का, ए बी पैटर्न। इनमें एक पॉइंट लिख रहा हूं, फोर्थ नंबर, इनमें अवयवी कणों का, इनमें अवयवी कणों का पैटर्न ए बी प्रकार का पाया जाता है। ए बी प्रकार का क्या पाया जाता है, पैटर्न पाया जाता है। अब लास्ट बचा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एकक कोष्ठिका का घनत्व पढ़ लेते हैं। एकक कोष्ठिका का घनत्व हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, घनत्व यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब हमें यहाँ निकालना है एकक कोष्ठिका का घनत्व। तो क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का घनत्व, कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान
एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। मैं यहाँ एकक कोष्टिका को बना देता हूँ, यानी इसको एक समीकरण एक नाम दे देता हूँ। अब यहाँ बना रहा हूँ एकक कोष्टिका ये है एकक कोष्टिका और ये है इसकी भुजा A, प्रत्येक भुजा A है। तो अब आपको एकक कोष्टिका का आयतन यानी घन का आयतन यानी भुजा Q। तो यहाँ एकक कोष्टिका का आयतन तो हमारे पास आ गया, एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा A है तो उसका क्या हो जाएगा, भुजा Q। समीकरण इसको दे देता हूं, रहने दो इसको समीकरण नहीं। अब हमें निकालना है एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। कैसे निकलेगा एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, यहाँ एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकालना है, इधर ध्यान देना। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक जहां निकाला था हमने संकुलन क्षमता में, अगर इसको समझना है कैसे निकाला है तो आप पिछली क्लास से कंटिन्यू देखें। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान वह हमने निकाला था प्रभावी कण, और एससीसी के लिए बीसीसी के लिए आपको सब प्रभावी कण भी याद होने चाहिए। प्रभावी कण इनटू प्रत्येक कण का द्रव्यमान, प्रत्येक कण का द्रव्यमान, प्रत्येक कण का द्रव्यमान। अब प्रभावी कण तो हम z मानते हैं या z रख देंगे, प्रत्येक कण यानी एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें 11th का कांसेप्ट यानी मोलर द्रव्यमान का थोड़ी मोलर द्रव्यमान के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। यानी मोलर द्रव्यमान जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कणों का द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान, या इसे आप Na भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, Na। अब लिखना है Na कणों का द्रव्यमान, Na कणों का द्रव्यमान। ध्यान देना मैंने कुछ नहीं किया है, केवल या है ये, या इनको लिख सकते हैं Na कणों का द्रव्यमान, या आप इन्हें लिख सकते हो 6.02 10 की पावर 23 कणों का द्रव्यमान। तो मैं ये राइट हैंड साइड वापस इधर रख रहा हूं Na कणों का द्रव्यमान। तो मैं उसके इक्वल में क्या रख सकता हूं, Na कणों के द्रव्यमान के इक्वल में मैं रख सकता हूं m। क्या रख सकता हूं, m। ये है Na कणों का द्रव्यमान और हमें चाहिए एक कण का द्रव्यमान। किसका चाहिए, एक कण का द्रव्यमान, यानी एक कण का द्रव्यमान। हमें कितने कण का चाहिए, एक कण का द्रव्यमान। तो m और Na कहां चला जाएगा, नीचे, यानी n एक डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको मैं नाम दे दूं समीकरण 2, और सॉरी इसको दे दूं समीकरण 3 और इसको दे दूं समीकरण 2। अब थोड़ा ध्यान देना, एकक कोष्टिका का आयतन हमारे पास पड़ा है भुजा Q, और एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ये हमने निकाल लिया, प्रत्येक कण का द्रव्यमान और एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं, ध्यान देना, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान प्रभावी कण को क्या मान लूं, Z इंटू प्रत्येक कण का द्रव्यमान, प्रति एक कण का द्रव्यमान, ये हो जाएगा m बट्टा Na। क्या हो जाएगा, m बट्टा Na। तो यहां से आ गया एकक कोष्टिका का द्रव्यमान और ये है एकक कोष्टिका का आयतन। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, एकक कोष्टिका का घनत्व। तो घनत्व क्या हो जाएगा एकक कोष्टिका का, ऊपर है एकक कोष्टिका का द्रव्यमान जो हमारे पास है Z इंटू Ma बट्टा n, Z इंटू m बट्टा Na अवगाद्र संख्या अपॉन में एकक कोष्टिका का आयतन यानी भुजा Q, यानी A Q, एंड फाइनली डेंसिटी यानी D इज इक्वल टू Z m बट्टा Na इंटू A क्यूब, और इनके ऊपर अंकित प्रश्न करेंगे अभी हम
ध्यान देना, यहाँ m क्या है, मोलर द्रव्यमान, क्या है, मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान, आणविक या परमाणविक द्रव्यमान। और ए क्या है, एकक कोष्टिका की भुजा, एकक कोष्टिका की भुजा। और जेड क्या है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एफसीसी के लिए पूछेगा तो 4 ले लेंगे, इसी प्रकार बीसीसी और एससीसी के लिए ये है प्रभावी कण, जो आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, देखना प्रभावी कण। और यहाँ Na अवोगाद्रो संख्या जिसकी वैल्यू याद रखें 6.023 × 10⁻23 मोल, ये याद रखनी। चारों 1 2 3 4 5 5 राशियां है, जिसमें एक राशि आपको पूछेगा और 4 राशि क्वेश्चन में दी गई होगी। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, वापस लिख रहा हूं, D = ZM/A³ Na। ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए, एकक कोष्टिका का घनत्व। तो हमने एकक कोष्टिका का घनत्व पढ़ लिया, उसके ऊपर एक आंतरिक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबे की 3.60 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्टिका के साथ एफसीसी एकक कोष्टिका का क्रिस्टल बना रही है, तथा दूसरे तांबे का घनत्व अगर आपको दे रखा है 8.94 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है, तो तांबे का क्या ज्ञात करो, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या क्या राशि आपको दे रखी है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.60 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोष्टिका कोर, यानी यहां से फाइंड आउट करो किसकी वैल्यू, कोर यानी भुजा की लंबाई आपको दे रखी है। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले जो राशियां गिवन है उनको गए, यानी यहाँ पे है a की वैल्यू यानी कोर, यानी ये बोल सकते हैं जिसे एकक कोष्टिका के कोर 3.60 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर में है, के साथ एफसीसी। तो ये चीज अब आपको तभी समझ में आएगी, एफसीसी के लिए आप डायरेक्ट जेड कैसे जान ले रहे हो। तो आपको पिछले वीडियो जाके देखे और उनकी पीडीएफ है उनको भी देखे, हैंड राइटिंग नोट्स उतारे, तभी आपको पता चलेगा एफसीसी क्या है। एफसीसी के लिए जेड आप डायरेक्ट 4 कैसे ले रहे हो, वहां पे सिद्ध करके बताया था। तो एफसीसी के लिए प्रभावी कण जेड कितना हो जाएगा, 4 कोष्टिका के एफसीसी क्रिस्टल होता है, तथा दूसरे तांबे का घनत्व आपको दे रखा है, यानी डेंसिटी आल्सो गिवन, यानी डी आपको दे रखा है 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और पूछा गया है तांबे का परमाणु द्रव्यमान। तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए, Na कितना होता है, 6.02 × 10⁻23, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने घनत्व का फॉर्मूला अभी सिद्ध किया था, D = क्या होता है, /A³ Na और क्या है, Z × M। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी निकालनी, M, किसकी, M की। तो पहले इसका क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, तो M = D × A³ × Na हो जाएगा Z, क्या हो जाएगा, Z। D की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू हमारे पास है, Na की वैल्यू हमारे पास है और Z की वैल्यू हमारे पास है। तो वैल्यू रखो, D की वैल्यू मैं रख रहा हूं 8.92 × A की वैल्यू, A हमारे पास है ये ना 3.60 × 10⁻⁻8 और उसका क्यूब इनटू Na, ये रहा हमारे पास Na 6.02 × 10⁻23 और अपॉन में रखनी है Z की वैल्यू एफसीसी के लिए कितनी होती है, 4।
जब आप इसको सरल करोगे तो m की वैल्यू आएगी 63.1 ग्राम प्रति मोल, जो किसका मोलर द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है तांबे का। तो इस प्रकार हमने घनत्व पढ़ लिया एक कोष्ठिका का, और उसके ऊपर एक आंसर क्वेश्चन भी कर लिया, और एक क्वेश्चन और है जो आपको पीडीएफ में केवल क्वेश्चन दे रखा है, उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो आपको करना है और देखना भी है। तो इस प्रकार आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आप इसी तरह आगे के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।